नमस्कार साथियों, चलिए आज हम बात करने वाले एक नए सेशन के साथ। ठीक है, हमने पहले प्रीवियस ईयर आपके सेशन में भी बताया था कि हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस के लेके चलने वाले हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे आगे चलकर। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 का जो कंपलसरी पेपर हिंदी का होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम देने जा रहे हैं या जो देना चाहते हैं यूपी पीसीएस, उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन हो सकता है ये चीज़ें। ठीक है, आप यहाँ से जरूर एक बार कोशिश करिए देखने के लिए, आपको कहीं ना कहीं आपको इससे लाभ ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम जनरल हिंदी की बात करते हैं जो कि सबके लिए कंपलसरी पेपर है। ठीक है, कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। अधिकतम अंक कितने का है? 150 अंक का है, जो कि हम पिछले सेशन में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि इसमें जो गद्यांश होता है, कितने गद्यांश पूछे जाते हैं आपके यूपी पीसीएस में इसमें पेपर में। ठीक है, जो गद्यांश होता है वो 2 पेपर पूछे जाते हैं, जो कि नंबर इनका होता है 30-30 नंबर का होता है। जो पहला गद्यांश होता है इसमें क्या पूछा जाता है, तो पहले जो गद्यांश में आपका सीधे सीधे, ठीक है, भावार्थ पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है भावार्थ, ठीक है, या सार इसे बोलें तो दोनों सेम ही हैं। ठीक, टेक्निकल भाषा के तौर पर अपना देखा जाए, इनकी परिभाषा पे जाएंगे हम तो अलग माने जाते हैं, लेकिन भावार्थ और सार वैसे जब लिखे जाते हैं तो एक समानता ही दिखती है। ठीक है, कुल मिला के ये 1/3 पैराग्राफ का या तो 50% आपका लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरा जो क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है, वो होता है संबंधित पैराग्राफ से आपके प्रश्न होता है। संबंधित पैराग्राफ से प्रश्न होता है, संबंधित प्रश्न पूछा जाता है एक। ठीक है, और इसमें तीसरा जो होता है रेखांकित अंशों का व्याख्या होता है। तो तीसरा जो होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, पैराग्राफ में रेखांकित अंश भी होता है, मतलब कुछ लाइनें जो होती है उसको रेखांकित की जाती है, जिसका हमें व्याख्या लिखना होता है। ठीक है, तो पहला जो 30 नंबर होता है पहले गद्यांश में, इसमें 3 क्वेश्चन, भावार्थ, संबंधित पैराग्राफ से प्रश्न, उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या होता है। जो दूसरा होता है इसमें क्या पूछा जाता है, ठीक है, इसमें पहला होता है शीर्षक बताना होता है। ठीक है, कि पैराग्राफ का शीर्षक क्या है। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा जाता है संबंधित प्रश्न, ठीक है, पैराग्राफ से। ठीक है, तीसरा जो होता है संक्षेपण होता है, संक्षेपण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके सेकंड आपके पैराग्राफ से भी पूछा जाता है। तो आपको सारा चीजें बता दी है। अब चलिए हम बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। ठीक है, कि पैराग्राफ में क्या होता है, पेपर के बारे में इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको इसकी जानकारी रहेगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, क्योंकि आपको सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा बताया हुआ। ठीक है, इसीलिए आपसे सेशन लिया जा रहा है कि आप इस चीज़ से लाभ उठा सकें। चलिए, जब हम बात करते हैं, ठीक है, विशेष अनुदेश की, ठीक है, जिसे हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो अनुदेश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब सभी प्रश्न आपको लिखने ही लिखने हैं, सभी प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो आपका नंबर कटेगा, इसलिए आप अपनी स्पीड हमेशा मेंटेन रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्पीड रहेगी आपको किस माध्यम से आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से ही स्पीड आपकी आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है, सभी प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित हैं, मतलब कि प्रश्न दिया गया है उसके साथ साथ उसका अंक भी दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितना वेटेज है, उसी प्रकार से आपको निर्धारित करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए पहले ही अनुदेश दे दिया गया है। ठीक है, तीसरा जो अनुदेश दिया गया है, ठीक है, जिससे कि आप गलती ना करिएगा। ठीक है, तीसरा जो अनुदेश दिया गया है, पत्र, प्रार्थना पत्र, किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा किसी अन्य का नाम, पता, प्रश्न पत्र में दिए गए नाम, पदनाम आदि को छोड़कर, अगर प्रश्न में किसी का नाम पदनाम दिया गया है तो उसको छोड़कर अनुक्रमांक ना लिखें, मतलब अपना या किसी अन्य का ना लिखें। अगर प्रश्न पत्र दिया गया तो उसको छोड़कर बाकी अन्य चीजें ना लिखें, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आगे आवश्यकता अगर बहुत ज्यादा लगे आपको तो का खा गा का उल्लेख करें या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, वरना आपका उस पर भी आपको कहीं न कहीं एग्जामिनर आपके लिए दिक्कत करेगा वो नंबर में। ठीक है, तो जरूर अनुदेश ध्यान करके तभी आप वहाँ पे पेपर सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं पहले गद्यांश के बारे में, कि पहले गद्यांश में किस बात की चर्चा की गई है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो पहला गद्यांश है, ठीक है, उसमें क्या दिया गया गद्यांश में, सही प्रकार का समाजीकरण होने पर, मतलब एक समाजीकरण होता है, उसका एक नकारात्मक होता है, एक उसका पॉजिटिव वेव होता है, तो उसको बोल रहे हैं सही समाजीकरण होने पर
ठीक है। समाज के सदस्य सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं, मतलब जो सामाजिक नियम हमारे बने हुए हैं, ठीक है, वो उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं जो सामाजिक सदस्य होते हैं। यदि गलत समाजीकरण हो जाता है तो विषमापन्न व्यवहार में वृद्धि होती है। इसलिए समाजीकरण के दायित्व से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उन पर सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा दायित्व होता है, मतलब समाज को किस तरीके से ले चलना है, कैसे सामाजिक दायित्व निभाना है, इस तरीके से उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है जो सामाजिक व्यक्ति संबंधित होते हैं, सामाजिकरण का दायित्व लेते हैं। ठीक है। अब बाटोमोर एक आपके सामाजिक आपके लेखक हैं जिनकी कथन यहाँ पे दिया गया है। बाटोमोर के अनुसार, ठीक है, शिक्षा बच्चों के प्रारंभिक समाजीकरण का सबसे दृढ़ आधार है, मतलब मेन पिलर है आपका शिक्षा सामाजिक आधार का, जिसे हम मेन पिलर बोल सकते हैं। तो बाटोमोर के अनुसार, ठीक है, जो शिक्षा है वो समाजीकरण में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। ठीक है। शैक्षिक व्यवस्था नैतिक विचारों को स्पष्ट करके और अंततः व्यक्ति का बौद्धिक विकास करके सामाजिक नियमन में योगदान देता है। मतलब शिक्षा जो होता है वो क्या करता है, बच्चों के प्रारंभिक सामाजिकरण आधार तैयार ही करता है, साथ में, ठीक है, नैतिक विचारों को स्पष्ट करके, ठीक है, और बौद्धिक विकास करके समाजीकरण में नियमन में योगदान देता है कि यहाँ पे नियमन हो सके। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक विभिन्न इकाइयों से परिचित करवाना है। ठीक है। शिक्षा जो होता है वो क्या करता है, समाज व्यक्ति को वो जो समाज की विभिन्न इकाइयां हैं उनसे परिचित करवाता है। ठीक है। शिक्षा का केवल सैद्धांतिक महत्व ही नहीं अपितु व्यवहारिक उपयोगिता भी है, मतलब एक सिद्धांत नहीं है, इसका व्यवहारिक उपयोग भी है, ध्यान रखिए इस चीज को। सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन जहां व्यक्ति को दबावपूर्ण ढंग से सामाजिक नियमों को मानने के लिए बाध्य करते हैं, वहीं शिक्षा उसे स्वतः आत्मविश्लेषण द्वारा अप्रभाव ढंग से, मतलब बहुत ज्यादा भावनात्मक ढंग से नहीं बल्कि सामाजिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा देता है। ठीक है। एक तो सामाजिकरण हमें, ठीक है, करणीय व्यवहार, ठीक है, कारण के तहत व्यवहार की जानकारी कराता है। दूसरे, विषमापन्न व्यवहार की निंदा भी करता है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो किस कारण कर रहे हैं, उसका व्यवहार करने का रीजन क्या है। दूसरा जो होता है विषमापन्न जो व्यवहार होता है उसकी निंदा भी करता है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसका हमें परिचय कौन करवाता है, शिक्षा करवाता है। ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। अतः करणीय व्यवहार के बीच संतुलन रखकर समाजीकरण को शिक्षा का एक भाग है। ठीक है। मतलब जो आपका, ठीक है, करणीय व्यवहार के बीच संतुलन रखकर, ठीक है, समाजीकरण जो शिक्षा का एक भाग है, मतलब जो करणीय व्यवहार है उसके संतुलन को बनाकर सामाजिक जो व्यवहार का एक यहाँ पे भाग के रूप में प्रदर्शित किया करते हैं। समाज में सबसे बड़ी नियंत्रक शक्ति के रूप में, ठीक है, कार्य करता है। समाजीकरण हमें अव्यवस्था की अत्यंत विषम स्थिति से बचाकर सामान्य रूप से सामाजिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होती है। मतलब शिक्षा जो होती है बहुत ज्यादा क्लिष्ट जो सामाजिक नियंत्रण होते हैं उनसे हमें बचाकर, ठीक है, विषम परिस्थितियों बचाकर सामाजिक क्रियाओं को संचालन में हमें सहायता करता है शिक्षा जो होता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक नियंत्रण बना रहता है इसके कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का सामाजिक नियंत्रण से दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन के ज्ञान का विकास करना है। शिक्षा जो होता है समाजीकरण साथ साथ हमारे ज्ञान का क्या करता है, विकास भी करता है। जब जब हमें ज्ञान का विकास होता होगा तब हम इस स्थिति में होंगे कि अच्छे बुरे उचित अनुचित की पहचान कर सकेंगे। मतलब कहने का आशय है कि जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें शिक्षा से ही हमें ये पहचानने की मदद मिलती है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में हमें वहां से जानकारी मिलती है शिक्षा से ही। ठीक है। जब हम उचित को अनुचित से अलग कर लेंगे तब हम अनुचित व्यवहार को जीवन से हटा देंगे। मतलब कहने का आशय क्या है कि जब हम उचित अनुचित में अंतर करना प्रारंभ कर देंगे तो हम क्या करेंगे, अनुचित के अपने व्यवहार से हमेशा के लिए हटा देंगे। ठीक है। यही होता है कि जहां पे उचित अनुचित का, ठीक है, अलग अलग पहचानने का अर्थ होता है। जब हम उचित को अनुचित से अलग कर लेंगे तब हम अनुचित व्यवहार को जीवन से हटा देंगे और उचित व्यवहार को प्रयोग करेंगे। मतलब जब आदमी समझ जाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है तो उसके अनुसार आदमी व्यवहार करता है कि अनुचित जो है उसको हटा देता है, हम किसी के साथ फिर उचित व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। उचित व्यवहार वही होगा जो सामाजिक मापदंड के अनुरूप होगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि उचित व्यवहार वही है जो सामाजिक मापदंड के अनुरूप है, उसी को हम उचित व्यवहार कहेंगे। ठीक है। अतः हम ज्ञान के विकास के साथ उचित व्यवहार को समझेंगे तथा उसका पालन करेंगे जिससे सामाजिक नियंत्रण सदा बना रहेगा। मतलब कहने का आशय यह है
कि जब हमें का विकास होगा तो उचित व्यवहार समझेंगे और उसका पालन करेंगे। उससे क्या होगा, सामाजिक नियंत्रण स्वतः ही बना रहेगा। शिक्षा हमें तर्क प्रदान करता है तथा भावुक, अतार्किक और व्यक्तिपरक निर्णयों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। शिक्षा जो हमें तार्किक बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भावुक और अतार्किक और व्यक्तिपरक निर्णयों से हमें मुक्ति मुक्ति की प्रेरणा भी देता है जो शिक्षा होता है। ठीक है, अब यहां से हम ये अंडरलाइन वाला स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ अनुचित कर बैठता है, जबकि जो शिक्षित व्यक्ति होता है कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्यपूर्ण निर्णय लेकर अपने विवेक से परिचय देता है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कई बार होता है जो अशिक्षित व्यक्ति होता है, इसमें जो पैराग्राफ में कहा गया, जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो विकट परिस्थितियों में क्या होता है, अपना आपा खो देता है। कुल मिला के अपना संतुलन जो होता है अपना वहां पे, ठीक है, गंवा बैठता है। ठीक है, और वह गुस्से में आकर या किसी भी अतार्किक रूप से निर्णय लेकर वो क्या करता है, वहां पे अनुचित कर बैठता है। लेकिन वहीं जब शिक्षित व्यक्ति होता है तो शिक्षित व्यक्ति क्या होता है, कठिन से परिस्थितियों में क्या करता है, वो धैर्यपूर्ण व्यवहार करता है और अपने विवेक का परिचय देता है। संक्षेप में शिक्षा व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाती है। मतलब कुल मिला के मतलब ये यहाँ पे कि जो शिक्षा होता है वो व्यक्ति को क्या करता है, आत्मनियंत्रण सिखाता है कि विकट परिस्थितियों में आपको संतुलन बनाए रखना। शिक्षा ये हमें सीख देती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है। ठीक, अतः व्यक्ति के स्तर पर नियंत्रण रहने से सामाजिक नियंत्रण में सुधार हो जाता है। मतलब व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक इकाई होता है। ठीक है, एक प्रकार से आप जानते भी हैं इस चीज को। ठीक है, अगर व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है तो उससे क्या होता है, हमारा सामाजिक स्वतः नियंत्रण अपने आप बना रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन बनता है, ऊपर लिखित गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कुल मिला के यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पे गद्यांश का सार लिखना है या भावार्थ लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन गया है आपका। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है, ठीक है, शिक्षा, सामाजिक में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ में, तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, आंसर में लिख सकते हैं हम, प्रस्तुत गद्यांश में समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है स्पष्ट किया गया है। ठीक है, समाजीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों एवं मानकों के अनुरूप आचरण करना सीखता है और समाजीकरण सही ढंग से होता है। ठीक है, जब व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन करता है, जबकि त्रुटिपूर्ण समाजीकरण से असामाजिक और अनुचित व्यवहार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसमें बताया गया नहीं था कि आपका, ठीक है, विषमापन्न जो व्यवहार होता है वो समाजीकरण से हमें दूर ले जाता है। ठीक है, वो हमारे अनुचित की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे आपके पैराग्राफ में ये जो आंसर दिया गया है वो सारा एक सटीक आंसर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि सामाजिक नियमों का पालन करता है, जबकि त्रुटिपूर्ण जो समाजीकरण के असामाजिक और अनुचित व्यवहार में, ठीक है, वृद्धि हो जाती है। शिक्षा समाजीकरण का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, यह व्यक्ति को नैतिक, बौद्धिक, ठीक है, विकास और समाज की विभिन्न इकाइयों से परिचित करवाता है। शिक्षा केवल सैद्धांतिक ही नहीं सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहारिक रूप में व्यक्ति के आत्मनियंत्रण को विकसित करता है। ठीक है, मैंने बताया नहीं था, एक सैद्धांतिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक में यह सामाजिक क्या करता है, सामाजिक व्यवहार में वृद्धि करता है और विभिन्न इकाइयों से परिचित कराता है। ठीक है, व्यक्ति आत्मनियंत्रण से सीखता है, उसे उचित अनुचित, ठीक है, अच्छा बुरा भेद करना सिखाता है शिक्षा जो है। इसके माध्यम से व्यक्ति तर्क शक्ति में वृद्धि होती है और संतुलन बनता है। अब संतुलन बनाएगा तो सामाजिक संतुलन बनेगा, क्योंकि समाज की इकाई मनुष्य है। ठीक है, जिससे वह आवेगपूर्ण या गलत निर्णय से बचता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति में आत्मनियंत्रण को सुदृढ़ करती है, जो सामाजिक नियंत्रण का आधार बनकर समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। तो इस तरीके से ये आपका आशय हो गया। आप देखेंगे पैराग्राफ जो है, ठीक है, पैराग्राफ का 1/3 या तो आपका 50% ये आपका सार होता है, जिसे भावार्थ या सार बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो गद्यांश का सार था वो कितने नंबर का था, आपका 5 नंबर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाव कितने नंबर, 5 नंबर का। जो सामाजिक के लिए सामाजिक नियंत्रण के साधनों के रूप में शिक्षा जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का। ठीक है, दूसरा जो आता है क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन क्या है, समाजीकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन के रूप में शिक्षा क्यों भिन्न है। ठीक है, अन्य इसके समाजीकरण के सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन भी हैं, लेकिन शिक्षा क्यों भिन्न है सबसे, इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन।
तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन जैसे कानून है, दंड है, दबाव है, व्यक्ति को बाहरी बल के माध्यम से सामाजिक नियमों को पालन करने के लिए फोर्स करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या साधन के रूप में हो जाएगा, कानून हो जाएगा, एक आपका दंड का साधन हो जाएगा, दबाव हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ये बाहरी फोर्स टाइप में सामाजिक दायित्व पालन करने के लिए दबाव बनाते हैं। ठीक है, बाध्य करते हैं कुल मिला के। इसके विपरीत जो शिक्षा होता है व्यक्ति के आत्मचिंतन और आत्मनियंत्रण का विकास करती है कि शिक्षा के कारण ही व्यक्ति समझ पाता है क्या उचित है क्या अनुचित है, कि उसी अनुसार जब व्यवहार करने लगता है तो वही सामाजिक व्यवहार सामाजिक नियमन का पालन करने लगता है। इससे वह स्वेच्छा से सामाजिक नियमों को अपनाता है। शिक्षा व्यक्ति को तर्कशील, ठीक है, नैतिक मूल्य और विवेक प्रदान करती है, जिससे वह सही गलत का भेद कर पाता है, उचित आचरण करता है, जिससे इससे नियमों का पालन बाहरी भय से नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा से होता है। इस कारण शिक्षा अन्य सामाजिक नियंत्रण के साधन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और अस्थायी माना जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा होता है वो अस्थायी होता है। देखिए, बाहरी जो फोर्स होता है वो कुछ टाइम के लिए आप दबाव में रख के आप किसी को जबरदस्ती फॉलो करा लेंगे, ठीक है, कि हाँ सामाजिक दायित्वों का पालन कीजिए आप। लेकिन जो शिक्षा होता है वो आपके आंतरिक प्रेरणा से आता है, तो आंतरिक प्रेरणा से आएगा तो आपका हमेशा वो अस्थायी रूप से बना रहेगा कि हमारे पास सामाजिक दायित्व है, हम ये करेंगे तो इससे समाज का जो नियम है, कानून है, वो बिगड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम चर्चा वो करेंगे तो शिक्षा का अन्य साधन की अपेक्षा भिन्न यहाँ पे दिखता है। चलिए, अब गद्यांश का तीसरा जो पैराग्राफ है, रेखांकित वर्डों की व्याख्या। रेखांकित वर्ड कौन सा था, चलिए हम बात कर लेते हैं। रेखांकित जो वर्ड था, इसलिए हम देखते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ अनुचित कर बैठता है, लेकिन वही शिक्षित व्यक्ति जो होता है कठिन परिस्थितियों में धैर्य निर्णय लेकर विवेक से परिचय देता है। इसको संक्षेप में इन्होंने बोला है कि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाती है, क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है, अतः व्यक्ति के स्तर पर नियंत्रण होने से सामाजिक नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। ठीक, ये रेखांकित वर्ड है। ठीक है, अब रेखांकित वर्ड की हम चलिए व्याख्या कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो रेखांकित वर्ड है उसका कितना नंबर है, 20 नंबर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो आपका गद्यांश का सार था या भावार्थ था वो कितने नंबर का, 5 नंबर का। क्वेश्चन जो था आपका 5 नंबर का, और 20 नंबर का आपका, ठीक है, रेखांकित अंकों पंक्तियों की व्याख्या है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है यहाँ पे, व्याख्या का, रेखांकित वर्डों का। तो इसलिए इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको। ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादा आपका वेटेज है। चलिए, क्योंकि मेंस में आपके एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक एक नंबर से एक एक रैंक चेंज हो जाती है। इसलिए आप लोग बहुत धैर्य से, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन करिएगा। चलिए, हम बात करते हैं रेखांकित वर्डों की व्याख्या कर लेते हैं। चलिए, रेखांकित पंक्तियों में शिक्षा के महत्व और सामाजिक नियंत्रण और उसकी भूमिका को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, रेखांकित वर्ड में क्या बोला गया है कि हाँ, व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक इकाई होता है। ठीक है, जो उस पर, ठीक है, एक विवेकशील व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो कठिन परिस्थितियों में भी, ठीक है, अपना विवेक और नियंत्रण बनाए रखता है और सही डिसीजन ले पाता है। वहीं पे जब अशिक्षित व्यक्ति होता है कठिन परिस्थितियों में या किसी विपरीत परिस्थितियों में वो क्या होता है, आपका अनुचित निर्णय ले लेता है। तो इस तरीके से चर्चा की गई है आपके जो पंक्ति रेखांकित की गई है। ठीक है, अब उस रेखांकित पंक्ति के बारे में अब हम व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पे रेखांकित पंक्ति में शिक्षा के महत्व और सामाजिक नियंत्रण में उसकी भूमिका को स्पष्ट किया गया है। लेखक के अनुसार, ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति में तर्कशीलता और आत्मनियंत्रण का अभाव होता है, जिसके कारण वह भावनात्मक के अभाव में आकर, ठीक है, अनुचित और हानिकारक निर्णय ले सकता है। इसके विपरीत जब शिक्षित व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण बोल सकते हैं, इसमें आत्मसंयम के साथ तार्किक निर्णय लेने में सक्षम होता है, क्योंकि शिक्षा उसे सही और गलत भेद करना सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति के आत्मनियंत्रण की भावना को विकसित करती है, जो सामाजिक नियंत्रण का मूल आधार है। जब व्यक्ति अपने व्यवहार और विचारों और भावनाओं को समाज के मानकों के अनुरूप नियंत्रित करता है, तब वह सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, स्वतः दृढ़ हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा द्वारा विकसित आत्मनियंत्रण स्वाभाविक रूप से सामाजिक नियंत्रण को स्थापित और सुदृढ़ करती है। तो ये आपका क्या हो गया, रेखांकित वर्ड की व्याख्या हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर करना पड़ेगा, वहां पे ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया इस तरीके से आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे गद्यांश की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं जिससे आप लोग को ठीक से दिखाई पड़ जाए। दिख रहा है आप लोग को?
चलिए अब दूसरा जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम देख लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ क्या है? सहयोग से ही जीवन है, स्पर्धा तो अंततः विनाश और मृत्यु की ओर ले जाते हैं। मतलब एक दूसरे का सहयोग करने से ही आप क्या करते हैं, ठीक है, उसी को आप जीवन का नाम दे रहे हैं। जो लेखक है वो सहयोग को ही जीवन मान रहा है, ठीक है। लेकिन स्पर्धा जो है अंततः विनाश और मृत्यु की ओर ले जाता है। जब हम अपने साथ अन्य को भी ले, यदि वह पिछड़ जाता है तो उसकी मदद करें। यदि हम सभी परस्पर यह भाव अपनाते हैं तो हम एक दूसरे के संकट के साथी बनकर एक दूसरे को बचाएंगे और विकास मार्ग पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। सहयोग की इस प्रक्रिया से ही जीवन सुरक्षित है। यदि हम अपने स्वार्थ सामने रखकर अन्य की दौड़ खींचते हुए स्वयं को ही आगे बढ़ाएंगे तो यह स्पर्धा होगी, और यह स्पर्धा एक दूसरे के खिलाफ करते हुए आपस में लड़ने भिड़ने और अंततः एक दूसरे का विनाश करने के का कारण बनेगी। ठीक है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, इसने उदाहरण भी दिया कि जैसे एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा करेंगे तो एक दूसरे से लड़ भिड़ के आप अपना विनाश कर लेंगे, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करते जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे का विकास करते हुए आप अपने चरम स्थिति पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कुल मिला के इसमें भाव, कुल मिला के गद्यांश के भाव दिया है इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने क्या उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा? प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध अपने अपने साम्राज्य, उपनिवेश और व्यापार बढ़ाने के संघर्ष के परिणाम थे। ठीक है, जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध था, इनका कहने मतलब है गद्यांश का कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसका परिणाम क्या था? ठीक है, उसका परिणाम ये था कि ये अपने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उपनिवेश बढ़ा रहे थे और व्यापार बढ़ाने के लिए संघर्ष का परिणाम हो गया था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध उसी साथ हुआ था जिसमें व्यापक नरसंहार हुआ। बिल्कुल सही बात है। वस्तुतः स्पर्धा मानव संस्कृति के लिए विनाश का मार्ग है। व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग से ही, ठीक है, मानव संस्कृति सुरक्षित है। ठीक है, मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी मानव जो संस्कृति होगी वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, वर्तमान में यह जो भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण का नारा है वह विकसित देशों के आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने का नवीनतम अभियान है, जिसमें विकसित देश के आपसी हित भी टकरा रहे हैं, जिससे नए विश्व संकट की आशंकाएं उभर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 हो गया। चलिए अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब पैराग्राफ 2 के बारे में चर्चा किए थे तो उसमें क्या बताया था आपको कि इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो होता है कि इसका शीर्षक कौन सा है। ठीक है, तो आप जैसा देख रहे हैं कि इसमें क्या बोला गया है, स्पर्धा बनाम, ठीक है, स्पर्धा बनाम सहयोग। ठीक है, पहला हो गया विनाश बनाम, ठीक है, विकास। ठीक है, अगर देखिए सहयोग करेंगे तो क्या होगा, सहयोग करेंगे तो विकास होगा, स्पर्धा करेंगे क्या होगा, विनाश होगा। तो इसका शीर्षक एक प्रकार से ये दे सकते हैं आप, स्पर्धा बनाम सहयोग। ठीक है, इस प्रकार से कई इसमें अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है चीजें कि एक ही तरीके से लिखना है आपको। ठीक, इसमें आपका भी मत अलग हो सकता है। तो कभी भी शीर्षक एक तरीके से नहीं होता, बस ये है कि आपका जो मेन इशू दिखा रहा है उसमें वही लिखा होना चाहिए शीर्षक के रूप में। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है जो इसमें संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछा गया है स्पर्धा और सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर का आपका शीर्षक हो गया, 5 नंबर का उसका संबंधित क्वेश्चन हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि अंतर स्पष्ट करना सहयोग में और स्पर्धा में। ठीक है, चलिए मूल भावना क्या है, इसका आधार क्या है, आधार के साथ मूल भावना क्या है। ठीक, मूल भावना की बात करते हैं तो परस्पर जो सहयोग में होता है, परस्पर सहायता, सह-अस्तित्व और सामूहिक हित विद्यमान होता है सहयोग में। वही स्पर्धा में क्या होता है, स्वार्थ आगे निकलने, एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो उद्देश्य होता है कुल मिला के स्पर्धा और सहयोग में, उसका उद्देश्य क्या होता है, सभी के एक साथ मिलकर प्रगति करना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्धा में स्वयं की उन्नति के लिए एक दूसरे को पीछे छोड़ने वाली होती है। कुल मिला के ये होता है अहम वाली बात होती है यहाँ पे स्पर्धा में। ठीक है, इसका सामाजिक प्रभाव क्या होता है? ठीक है, सहयोग में सामाजिक प्रभाव जो आता है वो समाज में एकता की वृद्धि होती है, सुरक्षा होता है, अस्थायित्व उत्पन्न होता है। ठीक है, वहीं जो सामाजिक प्रभाव स्पर्धा में क्या होता है, समाज में संघर्ष होगा, तनाव होगा, विघटन पैदा होगा। ठीक है, परिणाम क्या होता है? ठीक है, परिणाम सहयोग में क्या परिणाम होता है, विकास में वृद्धि होती है, शांति होती है, मानव संस्कृति की रक्षा होती है। ठीक है, 3 चीजों की बात की गई थी इसमें। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम स्पर्धा में आएंगे तो परिणाम क्या होगा, हिंसा होगा, युद्ध होगा और अंततः क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक उदाहरण
जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो इसके बाद में बात करते हैं। आपसी सहयोग से सभ्यताओं का विकास हुआ, ठीक है। जैसा कि हम सभ्यताएं जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है, एक दूसरे के सहयोग से सभ्यताओं का विकास हुआ था। लेकिन वही जब अभी वर्तमान में जब स्पर्धा होगा तो उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के स्पर्धा का परिणाम हुआ, मतलब द्वितीय जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो स्पर्धा का परिणाम ही था जो हुआ था। मानव संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ेगा दोनों का, ठीक है। तो सहयोग में क्या होगा, संस्कृति सुरक्षित होगी और समृद्ध बनती जाएगी, ठीक है। लेकिन वही स्पर्धा में क्या होगा, संस्कृति पर घातक सिद्ध होगा, मतलब संस्कृति विनाश होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मानव विनाश होना स्टार्ट हो जाएगा संस्कृति कहां बचेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब हम गद्यांश जो दूसरे गद्यांश का तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं संक्षेपण करना यहाँ पे, ठीक है, जो कि लगभग 1/3 शब्दों में होता है, ठीक है। ये कितने संक्षेपण कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है, ठीक है। वहां पर रेखांकित पहला जो पैराग्राफ था उसमें क्या था, रेखांकित अंशों का जो व्याख्या था वो 20 नंबर का था, यहाँ पे संक्षेपण दूसरे पैराग्राफ में 20 नंबर का है। अब चलिए हम संक्षेपण की बात कर लेते हैं, ठीक है। संक्षेपण में गद्यांश में लेखक ने सहयोग को ही जीवन और मानव संस्कृति का आधार बताया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो लेखक ने बोला है कि सहयोग करेंगे तो क्या होगा, जीवन बढ़ेगा, विकास होगा और मानव संस्कृति में वृद्धि होगी। लेखक के अनुसार जब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और पीछे रह जाने वालों को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं तब समाज सुरक्षित और प्रगतिशील बनता है, ठीक। इसके विपरीत स्वार्थपूर्ण स्पर्धा मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध कर देती है जिससे कि संघर्ष और विनाश उत्पन्न होती है, ठीक है। एग्जाम्पल रूप में इसी में क्या होगा, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध इसका स्पष्ट उदाहरण है, ठीक है, जो साम्राज्य और व्यापार विस्तार स्पर्धा के कारण हुए, ठीक है। लेखक मानते हैं कि स्पर्धा जो है मानव संस्कृति के लिए घातक है, जबकि व्यक्ति और राष्ट्रों के बीच सहयोग से ही मानव सभ्यता सुरक्षित रह सकती है। वर्तमान में भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण जो है, ठीक है, भी विकसित देशों के आर्थिक हितों के टकराव को बढ़ा रहा है जिससे नए वैश्विक संकटों की संभावना उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये आपका संक्षेपण हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको संक्षेपण ध्यान रखना है कि आपको जो पैराग्राफ है उसका 1/3 लिखना होता है, ठीक है। तो आज हमने चर्चा कर लिया, ठीक है, आपके दोनों गद्यांशों के बारे में। तो इसी तरीके से, ठीक है, अन्य सेशन प्राप्त करने के लिए यार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नए सेशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।